गाइस, एज यू कैन सी यार, हम आज नया थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं आरएलसी सर्किट से रिलेटेड। इसमें हम एमसीक्यू कराएंगे आरएलसी सर्किट से रिलेटेड। आज हमारा पॉइंट होगा आरएलसी सर्किट, सिर्फ आरएलसी सर्किट में से रिलेटेड कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यू कराएंगे हम। 6 से 7 एमसीक्यू कराएंगे। और एमसीक्यू कराने से पहले हम आज का एक टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक कराते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। यानी कि मैं इसमें 3-4 फॉर्मूले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं लिख रखे हैं। इन फॉर्मुलों को आप याद कर लो तो आपको पूरा लगभग 80% ऑफ दिस चैप्टर विल बी क्लियर्ड। यानी पूरा चैप्टर 80% चैप्टर इन 4-5 फॉर्मुलों से आपका क्लियर हो जाएगा। इन 4-5 फॉर्मुलों से 80% जो है सिलेबस बन जाता है। तो पहला फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई जेड, यानी वोल्टेज I इंटू जेड क्या है, प्रतिबाधा, नेट प्रतिबाधा है, नेट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और जेड यहाँ पे क्या होता है, जेड होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। कैसा है, मैंने ड्राइव करवा रखा है, एक नई प्लेलिस्ट है फिजिक्स, 12th फिजिक्स नाम से, उस पर जाकर देख लीजिए कैसा है, हम बता देंगे। और VRMS भी एक चीज होती है, यानी वर्ग माध्य मूल मान। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें जो वोल्टेज नापते हैं, वो वोल्टेज या फिर करंट नापते हैं, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही नाप के देती है। वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू नाप के देती है, वो आरएमएस वैल्यू नाप के देती है, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, डिफाइन करते हैं। ये कैसे आरएमएस की वैल्यू, ये कैसे होती है, हमने भी ड्राइव करा रखा है। उसका फेज एंगल, फेज एंगल क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट होती है ना, उनके बीच में, जैसे वोल्टेज इतना जा रही है और करंट इतना जा रही है, तो उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। इस एंगल को क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। और फेज एंगल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होती है, या एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, कुछ भी कह सकते हैं। बड़ी में से छोटे वाला घटाना है। एक्सएल बड़ी है तो एक्सएल में से एक्सी घटा देंगे, एक्सी बड़ी है तो एक्सी में से एक्सएल घटा देंगे, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। बेसिकली ये कैसा है, ये क्या होता है, ये हमारे पास प्रतिबाधा होती है, जैसे प्रेरक की प्रतिबाधा और प्रतिघात होता है। प्रेरक की प्रतिघात माइनस धारिता की प्रतिघात अपॉन प्रतिरोध आप ये इसका उल्टा हो जाएगा। और एक्सी क्या होता है, यहाँ पे एक्सी यानी धारितीय प्रतिघात, एक्सी यानी धारितीय प्रतिघात, दैट इज 1/c ओमेगा। और एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। ओमेगा आपको पता है 2πf या 2π/t कह सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला लेते हैं। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये V इक्वल्स टू आई जेड और जेड का ये फॉर्मूला है, और उसके अलावा ये tan फाई का, तो आपको याद ही होंगी, समझ में आ गया तो समझ में आएगा। गाइस अब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसमें आपको सब क्लियर होते जाएगा। तो गाइस हमारे पास इंडक्टेंस दे रखा है, यानी प्रेरकत्व 0.21 हेनरी, और जो प्रतिरोध है वो 88 ओम दे रखा है। और वोल्टेज उसमें अल्टरनेटिंग करंट में कितनी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग सोर्स से कितनी वोल्टेज वैरी है, वो है 220 वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी है उस अल्टरनेटिंग करंट की, वो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या फाइंड करना है, करंट एंड फेज एंगल फाइंड करना है। मैं ये दो चीजें फाइंड करनी, ऑप्शन में लिखना गलती से भूल गया, तो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैसे कैसे क्या होता है। तो बेसिकली एल और आर आ रहे हैं, इसमें सी नहीं आ रहे। तो बेसिकली एक बार से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास आर आ गया, और ये क्या हो गया मेरे पास एल, यानी प्रेरकत्व। तो अगर इसमें कैपेसिटेंस संधारित्र दे रखा होता तो वो भी जोड़ लेता, लेकिन वो नहीं दे रखा, तो ये क्या होगा, आरएल सर्किट होगा। क्या हो गया, आरएल सर्किट हो गया। और मैंने ये किससे जोड़ दिया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। और इसकी वैल्यू मेरे पास 88 ओम दे रखी है, और इसकी दे रखी मेरे पास जो है एल की कितनी देर की, एल की देखिए 0.21 हेनरी है ना। टोटल वोल्टेज ये सब दे रखा है, तो मुझे आई और फाई फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बेसिकली जो करंट जाएगी वो इसमें से आई जाएगी, सपोज करो, है ना, आई गई, इसमें से निकलते हुए आई जाएगी और इसमें से भी आई जाएगी, क्योंकि जो सीरीज में होता है वो करंट सेम रहती है, और इधर से भी आई निकलेगी। तो मैं क्या करूंगा, तो गाइस एक तो सबसे पहले मैं फाई निकाल लेता हूं, क्योंकि tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई का होता है मेरे पास एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा एल ओमेगा, क्या होगा, एल ओमेगा। एक्सी तो इसमें है ही नहीं, तो एक्सी तो 0 हो जाएगा, अपॉन नीचे आर आ जाएगा। आर एल दे रखा है मेरे पास, एल की वैल्यू क्या है, एल की पास मेरे पास है 0.21, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ क्या है, 50 हर्ट्ज, दैट अपॉन क्या है, आर कितना मेरे पास 80 है। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। 100 को 0.21 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है ना ऑप्शन, 100 आ जाएगा। 50 इंटू 2 100 ही होता है ना, 100 होता है, तो ये नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21 पाई अपॉन 88 आ जाएगा। तो 21 पाई को मैं 22/7 कर सकता हूँ, 22/7 अपॉन 88 आ गया। 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 से गया 3 टाइम, तो 22 को 3 से करूंगा, या फिर मैं सीधे काट सकता हूँ। 22 4 जा, ये होता है 88 होता है, तो 3/4। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास जो है फेज एंगल कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, कैसा है। और tan इनवर्स 3/4 क्या होता है, 37 की वैल्यू होती है, 37 की वैल्यू। लेकिन आपको फिक्स्ड वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा ऑप्शन में दे रखा हो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 5/8, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे होंगे। अब हम करंट निकालते हैं, ये समझ। अब हम करंट को हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं करंट का, वो होता है V इक्वल्स टू आई इंटू जेड। V क्या है, वोल्टेज, और I करंट है, और Z क्या है, Z इसका पूरे का नेट प्रतिरोध, यानी तुल्य प्रतिरोध।
अपन सॉल्व करते हैं ऐसे कि आई करंट जा रही है इसमें से और वोल्टेज भी लगाए और 4-5 कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं और V इक्वल टू आई आर कर देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, सेम टू सेम इसमें यही कर रहे हैं। फॉर्मूला सब एक ही है, बस थोड़ा इनको है ना रेफरेंस के संदर्भ में, जैसे अल्टरनेटिंग करंट आ गया तो आर एल एल सी आ गया, तो अलग अलग तरीके से हमने अज्यूम कर लिया, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले रहे हैं हम फॉर्मूले। तो V इक्वल टू आई इंटू जेड, तो V मेरे पास है 220 आई मुझे फाइंड करनी है और Z मुझे पता नहीं है, तो मेरे को बेसिकली आई फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे Z फाइंड करना पड़ेगा। Z यानी टोटल प्रतिबाधा या नेट रेजिस्टेंस। तो Z क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यहाँ एक्सी तो है नहीं तो एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर प्लस एक्सएल हो जाएगा हमारे पास एल ओमेगा यानी 0.21 इंटू ओमेगा 2 पाई f50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 66 आ जाएगा, तो 66 का स्क्वायर। और जब आपको स्क्वायर करके जिसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका और इसका स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करेंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 110, कितनी आ जाएगी 110 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो बस वैल्यू जेड की पुट कर दो, ये तो खुद ही कर सकते हैं भाई, 110 कैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो 220 इक्वल्स टू आई इंटू 110, तो आई क्या आ जाएगी, आई हम 220 अपॉन 110 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 110 220 अपॉन 110 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। सो हमारे पास करंट आ गई 2 एम्पियर और जो फेज एंगल है वो हमारे पास आ रहा है 10^3/4। देख सकते हैं वोल्टेज देखिए 100 वोल्ट, यानी जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है एंड ओमेगा दैट इज 500 रेडियन पर सेकंड। आपसे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि कोणीय आवृत्ति, क्या दे दिया कोणीय आवृत्ति, तो आप एफ मत समझ लेना उसको, या फिर अगर जो है यूनिट रेडियन पर सेकंड दे तो आप अपने आप समझ जाना भाई ये ओमेगा होगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन लिख देगा आवृत्ति दे देगा, आवृत्ति दैट इज 500 रेडियन पर सेकंड, आप समझ लें एफ लेके आप फिर से 2 पाई एफ ओमेगा निकालें, ऐसा नहीं, वो रेट यूनिट देख के करना भाई। इसमें अगर ये यूनिट आ रही है तो ओमेगा दे रखा है, अगर जो है हर्ट्ज आ रही है तो वो समझ लेना वो एफ के लिए एफ दे रखी है ना, समझ गए मैं क्या कैसे थोड़ा ध्यान रखना है। और जो है इंडक्टेंस दैट इज इंडक्टेंस देगा 0.8 हेनरी एंड कैपेसिटेंस देगा 5 माइक्रो फैराड एंड जो रेजिस्टेंस देगा हमारे पास 10 ओम देगा। तो हमें पहुंचा वी आर, यानी जो रेजिस्टेंस के सिरों पे वोल्टेज वी आर, मैंने मान ली जो रेजिस्टेंस है इसके सिरों पे वोल्टेज वीएल हो जाएगी, जो इंडक्टेंस के सिरों पे वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस के सिरों पे वोल्टेज वीसी हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास वी आर पूछा है, सिर्फ वी आर पूछा, ऑप्शन देखेंगे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या करूंगा, वी आर के लिए मुझे पता है इसके सिरों पे वोल्टेज चाहिए, तो करंट तो सब में सेम जाएगी, आई जाएगी, क्योंकि सीरीज में है ना, आई जाएगी सब में, आई जाएगी सब में आई जाएगी। तो इसके सिरों पे वोल्टेज क्या होगी, वी आर क्या आ जाएगी, हमें वो फाइंड करनी, वो हो जाएगी आई इंटू इस पर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इस पर 10 आ रहा है इंटू 10। अब क्योंकि आई इंटू जेड होता है, जेड इसमें क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी तो जीरो हो जाएंगे, है ना। इसके लिए तो आर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए तो जेड आर के बराबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आर 10 दे रखा है तो आई इंटू 10 आ गया। तो मुझे वी आर चाहिए, वी के लिए मुझे आई फाइंड करनी है, तो अपने आप वी आर आ जाएगी। हम आई निकालने की कोशिश करते हैं, आई कैसे निकालेंगे, तो गाइस आई हम कैसे निकालते हैं, आई निकालते हैं हमें पता है कि वी क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, वी टोटल वोल्टेज हमें दे रखी है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मुला लगाया था। तो वी क्या दे रखा हमारे पास 100 इंटू आई इंटू जेड, जेड क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्सएल क्या हो जाएगा एल ओमेगा, क्या हो जाएगा एल ओमेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आपको पता होता है। तो 100 इक्वल्स टू आई इंटू रूट 100 हो जाएगा, 100 कैसा है आर स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्सएल दैट इज एल ओमेगा, एल हमारे पास दे रखा है 0.8 और ओमेगा 500। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 400 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस एक्सी क्या आ जाएगा 1/c ओमेगा, तो एक्सी ज्ञात करते हैं, एक्सी हो जाएगा 1/c ओमेगा, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/c क्या है 5 माइक्रो फैराड को नॉर्मल यूनिट में बदलेंगे, सही यूनिट में तो 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो 5 इंटू 10⁻⁻6 और ओमेगा देखा है 500, क्या देखा है 500, 10� से ऊपर जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगी, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 100 हो जाएगा, है ना, 5 इंटू 5 25 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। 10⁻6 से ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर? अब 25 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं 10⁻4 को 100 इंटू 100 कर दूंगा ना, ऐसे कर दूंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 100 इंटू 100 कर दूंगा और नीचे 25 आ रहा है, कैंसिल आउट करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 100 करूंगा तो 400 स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। रूट 100 का अगर रूट लेंगे तो वो 10 के बराबर ही आ जाएगा, तो आई क्या आ जाएगा, आई हमारे पास आ जाएगा इंटू 10 आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आ गया कि आई
कैसे, अब जो रेजिस्टेंस हो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास √100 बचेगा। √100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 का स्क्वायर, तो रूट से कट जाएगा तो बाहर 10 आ जाएगा। तो आई क्या आएगा, आई हमारे पास आएगा, डिवाइड करेंगे 100 में 10 का तो 10 आ जाएगा, तो वैल्यू रख दो। वी आर क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 दैट इज 100 वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि R इज कनेक्टेड विद L इन सीरीज इन AC सर्किट। R है जो L के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जो RLC सर्किट में होता है ना, R प्रतिरोध, L इंडक्टेंस होता है, वो जुड़े हुए हैं। द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 45 डिग्री दे रखा है। दैट मींस वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है, इसको क्या कहते हैं हम, फेज एंगल कहते हैं, आपको पता होगा। तो यानी फाई क्या दे रखा है हमारे पास, 45 डिग्री दे रखा है, आपको पता होगा है ना, ये दे रखा है मेरे पास। देन फाइंड एक्सएल, यानी जो प्रेरक की प्रतिघात है हमें फाइंड करना है। मेरे पास फाई दे रखा है, प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात करना है, तो मुझे पता है, मुझे फॉर्मूला पता है। 10 फाई क्या होता है, 10 फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। एक्सी यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, देखो कैपेसिटेंस नहीं दे रखा है ना, तो मेरे पास देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सी इसमें कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। 10 फाई में वैल्यू कर देता हूँ, 10 फाई की जगह 45 डिग्री लिख देता हूँ, है ना। दैट इज एक्सएल अपॉन आर, मुझे दे रखा है रेजिस्टेंस आर दे रखा है ना, और हमें आर की टर्म में ही फाइंड करना है। देखो कोई फिक्स वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है, वो हमारे पास वैल्यू होती है 1 होती है। कैसे होती है, 1045 क्या हो जाएगा, sin 45 अपॉन cos 45 हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा। sin 45 की 1/√2 होती है, cos 45 की भी सेम ही होती है, तो डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो 1045 1 हो जाएगा, तो एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, वो आर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला में पता है, हमें एक्सएल पूछा है और हमारे पास फेज एंगल दे रखा है, हमें फॉर्मूला सीधे सीधे डायरेक्ट मिल गया भाई। मैंने इसमें स्टार्टिंग में 2-3 फॉर्मूले बताए थे, उसी उन्हीं फॉर्मूला से अब तक सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। मैंने वो फॉर्मूला लिख लिया है ना, अब उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके सामने देखा वो देखा है वोल्टेज 8 इंडक्टेंस दैट इज 16 वोल्ट एंड वोल्टेज 8 रेजिस्टेंस दैट इज 20 वोल्ट। और हमें पूछा है कि नेट वोल्टेज यानी तुल्य प्रतिरोध, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। डायग्राम पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास इंडक्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, एसी करंट से हमारे पास कंबाइंड है, और ये इसका जो नेट वोल्टेज आएगी वो हमारे पूछा है। और ये दे रखा है हमारे पास वी आर और वी एल, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमें पता है कि जो होता है, हम अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो वी आर तो इधर आता है, आपको पता है, और वी एल किधर आता है, ऊपर आता है, और नीचे आता है वी सी आता है। वी सी देने का तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो देखो वी एल और वी आर, तो नेट इनका क्या आएगा, इनके बीच में आएगा। और ये दोनों देखो आपको पता है π/2 इनके बीच का एंगल होता है, फाइज एंगल इनके बीच में। वी एल और वी आर में क्या होता है, π/2 का अंतर होता है, तो इनमें एंगल π/2 है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वी नेट आएगा। क्या आएगा, वी नेट, दैट इज वी के बराबर होगा, है ना, वी के बराबर होगा। तो वी नेट देखो आपको पता है कि जब कोई दो होते हैं, क्या होते हैं, दो सदिश किसी एंगल पे होते हैं, तो उनके बीच का परिणामी क्या होता है, वो होता है वो वी नेट के बराबर। हमें वो परिणामी पूछा है, दैट इज वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2VL VR cos थीटा, cos थीटा। तो इनके बीच का थीटा कितना, 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, वो टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। तो वी क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर, दैट मीन्स 16 का स्क्वायर प्लस दैट मीन्स 20 का स्क्वायर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 256 प्लस 400 दैट इज √656। और ये हमारे पास आएगा लगभग 25.3 या 4 के अप्रोक्सीमेट, आप कैलकुलेशन कर लेना, ये वोल्टेज आ जाएगी। तो हमारे पास नेट वोल्ट क्या होगा, 25.3 अप्रोक्स। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, मेरे पास नेट पूछा और हमें पता है फेजर डायग्राम में एल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमने फॉर्मूला लिखा दिया कि दो सदिशों के बीच का परिणामी निकालने का, वी आर स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VL VR cos थीटा फाई 90 डिग्री या थीटा 90 डिग्री है, तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने बस वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। एज यू कैन सी हियर इन द फिफ्थ क्वेश्चन में कह रखा है कि V = 20√2 sin 100t। हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और जो कैपेसिटेंस है वो दे रखा है हमारे पास 1 माइक्रो फेराड। तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ फेराड हो जाएगा, क्योंकि 1 × 10⁻⁶ फेराड, क्योंकि माइक्रो में हम फेराड में नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ से गुणा करेंगे। देन फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, यानी एमीटर का पाठ्यांक हमें फाइंड करना है। एमीटर क्या होता है, एमीटर में किसके यूज आता है, वो हमें आता है धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए, है ना। और जो वोल्टमीटर होता है वो हमें वोल्टेज मापने के लिए आता है। तो अमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, यानी अमीटर की रीडिंग क्या आएगी, जो उसमें सर्किट में बहने वाली धारा ही
धारा जितना करंट बहेगा वही वो एमीटर रीडिंग बताएगा। तो बेसिकली हमसे पूछा है कि डायरेक्ट कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, इनडायरेक्टली पूछा है। तो बेसिकली हमें पता है कि भाई इधर है और कोई आर सर्किट नहीं है ना एल सर्किट जुड़ा हुआ है, ओनली सी सर्किट जुड़ा हुआ है। तो वी क्या होता है, वी होता है हमारे पास आई इंटू एक्स सी हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्यों होगा, आई इंटू जेड होता है, जेड क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अब इसमें सिर्फ एक्स ही है, एक्स ही है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस एक्सी का स्क्वायर तो प्लस ही निकलेगा ना, कोई माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो प्लस ये क्या आ जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एक्स ही आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक्स ही आ जाएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे करंट चाहिए, क्योंकि करंट ही तो एमीटर नापेगा। और मेरे पास वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, देखो वी क्या होता है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो v नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास 200 रूट 2 और ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। समझ में आ गया? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कंपैरिजन करेंगे ना इक्वेशन को, तो वी नॉट ये आ जाएगा साइन ओमेगा इसके बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने फाइंड कर लिया है ना। तो क्या करेंगे कि जो हमें पता है कि जो रीडिंग होती है, जो नापते हैं वोल्टेज, वोल्ट मीटर नापे या मीटर नापे, अल्टरनेटिंग सोर्स है वो क्या नापते हैं, वो आरएमएस वैल्यू नापते हैं। आपने देखा होगा या आपको पता होगा, वो आरएमएस वैल्यू ही नापते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या एवरेज वैल्यू नहीं नापते। तो बेसिकली यहाँ वोल्टेज आएगी वो आरएमएस आएगी, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही कुछ समझ वाले होते हैं। तो आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस में पूछा है ऑब्वियसली, तो वी आरएमएस, वी मैक्स दे रखा है हमारे पास, तो वी मैक्स हम वी आरएमएस फाइंड करेंगे तो वी मैक्स बाई रूट 2, यानी वी मैक्स से कम ही होगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कम ही होगी, तो अपने आप समझ जाना रूट 2 से डिवाइड करना है। तो 200 रूट 2 अपॉन रूट 2 डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा 200। एक बार लिख देता हूँ, रूट 2 अपॉन रूट 2, तो बेसिकली गुणा में, तो कैंसिल आउट हो जाए तो 200 वोल्टेज आ जाएगी। तो इधर 200 लिख दो, 200 इक्वल टू आई इंटू एक्सी क्या हो जाएगा 1 बाई सी ओमेगा, क्या हो जाएगा 1 बाई सी ओमेगा। तो एक्सी फाइंड करता हूँ, एक्सी फाइंड करता हूँ, 1 बाई सी क्या मेरे पास देगा, वो देगा 10 टू द पावर माइनस 6 और ओमेगा कितना देगा 10 टू द पावर 2। ओमेगा को मैं 100 को 10 टू द पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर है ना, अगर बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, है ना। अब ऊपर जाएंगे तो प्लस 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब ऊपर नीचे करते हैं तो प्लस माइनस जो है यहाँ की जो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, 10 टू द पावर 4। तो लिख दो आई एक्सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। अब मुझे देखो समय मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर है ना। तो बस हमने सॉल्व करता हूँ 200 और नीचे आई चाहिए तो 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो 100 इंटू 100 कर सकता हूँ ना मैं, इक्वल्स टू आई कर सकता हूँ ना मैं, 10 टू द पावर 4 है तो इस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दैट इज आई। अब मुझे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिली एम्पियर में -3 आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए -3। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को 10 से गुणा कर दूंगा क्या आ जाएगा 20 और 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज आई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 20 मिली एम्पियर है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैंने मेरे को समझ में आ गया कैसे किया, मैंने किया एमीटर की रीडिंग पूछे तो एमीटर मुझे पता है कि करंट मापता है, तो सीधे सीधे मैंने पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। ये बस मुझे वीआरएमएस चाहिए, है ना। वीआरएमएस क्या करूंगा मैं, इसका यूज कर दूं, ये देखा वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट है, इस वी नॉट से मैं वीआरएमएस फाइंड करूंगा इस फॉर्मूले के थ्रू, उसके बाद ओमेगा मेरे पास यहाँ पे आ गया, फॉर्मूले मैंने जो है कंपैरिजन करके ओमेगा निकाल लिया और उससे मैंने एक्सी फाइंड कर लिया, एक्सी का जो है 1 बाई सी ओमेगा और फर्दर कैलकुलेशन कर ली, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन एज यू कैन सी यहाँ पे एक आरएलसी सर्किट का एक डायग्राम दे रखा है और मैं पूछा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। एमीटर ये रहा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एमीटर मुझे पता है करंट नापता है तो करंट फाइंड करना, और वी यहाँ पे देखा है वोल्टमीटर, ये यानी वी किसके बीच में देखा है, एक काउंटर तो यहाँ जा रहा है एक यहाँ, यानी इनके बीच है, यानी दैट मींस कि जो प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन देकर आप देख सकते हो। तो बेसिकली एक तो मेथड होता है कि डायरेक्ट कर लो, कि जैसे नेट प्रतिरोध होता है वो आर इधर वी आर इस तरफ जाएगा आपको पता है, और वीएल ऊपर की तरफ जाता है और वीसी नीचे की तरफ जाता है ना, वीसी नीचे की तरफ जाता है। तो मेरे पास दे रखा है वीएल मेरे पास दे रखा है 400 वोल्ट दे रखा है ना, और वीसी मेरे पास दे रखा है 400 वोल्ट, वीसी भी 400, वीआर मैंने मान लिया, वीआर का वीआर ही मान लिया, मुझे दे नहीं रखा है ना, वीआर वी है तो वी मान लिया मैंने, ये दे रखा। अब नेट रेजिस्टेंस, मैं नेट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस वैल्यू ये 100 वोल्ट दे रखी है, क्योंकि ये पूरा तीनों का वोल्टेज का नेट होगा वो इसी सर्किट से ही तो सबको दिया जाएगा ना, तो नेट रेजिस्टेंस 100 वोल्ट के बराबर आएगा। तो एक बार मैं इसके थ्रू नेट वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे इनका नेट निकालेंगे, तो VL माइनस VC कर दो या VC माइनस VL कर दो, तो देखें घटाएंगे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो घटाने के बाद क्या जाएगा 0 आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा ना। तो इनका परिणाम ही तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो VL माइनस VC तो इसी पॉइंट पे आ गया 0 और VR इस डायरेक्शन में है ना,
तो समझ रहे हो ना कि मैंने क्या किया, मैंने VL माइनस VC किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक वोल्टेज इस तरफ से, दूसरी वोल्टेज दूसरी तरफ से, तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो नेट प्रतिरोध आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो VR के बराबर ही होगा। नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, VR के बराबर ही होगा। नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है, वो 100 वोल्ट के बराबर दे रखा है, दैट इज, तो VR हमारे पास 100 वोल्ट आ जाएगी। तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। आगे इज इट क्लियर। हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि जो है VL VR से 90 डिग्री ऊपर होता है, VC नीचे होता है 90 डिग्री। तो VL और VC हमें दे रखे हैं और हमें पता चल गया दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो दोनों का तो खत्म हो जाएगी, दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सिर्फ VR के कारण ही वोल्टेज बचेगी, सिर्फ VR के कारण ही वोल्टेज बचेगी। सो जो नेट वोल्टेज होगी वो VR के कारण होगी और वो हमें 100 वोल्ट दे रखे, तो V की वैल्यू हमारे पास 100 वोल्ट आ गई। तो ऑप्शन A और B हो सकता है, C और D तो हो नहीं सकता है ना, इन दोनों में चेक करते हैं। अब I निकालते हैं, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, अब मेरे पास इसकी वोल्टेज की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट आ गई, तो मैं इसी के सिरों पे करंट इसमें से आई जाएगी, क्या आ जाएगी, आई जाएगी। तो V इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, V इक्वल्स टू I इंटू R हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के सिरों पे निकालो इसलिए R आएगा, इधर XL हो जाता है, इधर XC हो जाता है ना। तो V इक्वल्स टू, V मेरे पास आ गई 100 आ गई, इक्वल्स टू I मेरे पास फाइंड करनी है, इनटू R मेरे पास 50 है, तो I से क्या आ जाएगी 100/50, दैट इज 2 एम्पियर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मेरे को पता चलेगा कैसे किया, मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाया, और एक दूसरा मेथड होता है, कैसा होता है कि वो मेथड होता है कि एक तो ये हो गया, एक दूसरे मेथड से हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। पहले इसको लेता हूं मैं, इस सर्किट को लेता हूं, इसके लिए क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू I इंटू R, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा ना, I क्योंकि करंट तो सब में सेम रहेगी, तो इससे मैं XL क्या निकालूंगा, XL हो जाएगा मेरे पास 400/I आ जाएगा, 400/I। और इसी से ऐसा ही सेम टू सेम ये फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, तो इससे XC क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा 400/I, XC भी 400/I आ जाएगा, है ना, XC/400/I आ जाएगा। तो V इक्वल टू मुझे पता है I इंटू Z होता है, I इंटू Z होता है, तो V क्या है 100 और I ये रहा, I इंटू I मैंने मान लिया, अज्यूम I का I मान लिया, इंटू Z का होता है √R², दैट इज 50 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL माइनस XC करूंगा तो ये तो दोनों सेम है, तो मतलब 0 आ जाएगा, तो उनका स्क्वायर भी 0 ही रहेगा, तो ऐसा का ऐसे रहने देता हूं, 0 का स्क्वायर, है ना। तो देखो √50 का स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 50, I बचेगा, तो I क्या आएगा, इससे I आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, I क्या आ गई मेरे पास 2 एम्पियर, तो इससे एमीटर की मेरे पास रीडिंग आ गई 2 एम्पियर। अब मैं वोल्ट मीटर की फाइंड करता हूं, तो वोल्ट मीटर इसमें से दो कितना जा रही है, 2 एम्पियर वोल्टेज आ रही है, और करंट मेरे जो रेजिस्टेंस 50 दर का है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, I इंटू R हो जाएगी, तो दैट इज 2 इंटू 50, तो 100 वोल्ट इज द राइट आंसर। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। Guys, in seventh question, as you can see here in RLC circuit, the voltage of L, C and R respectively are V1, V2, V3, then the voltage its source will be। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कोई RLC सर्किट है, उसमें L, C और R के स्नोप पे वोल्टेज सीक्वेंसली दे रखे हैं V1, V2, V3। तो हमने डायग्राम बना लिया, R के स्नोप पे दे रखी है L, C, R यानी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो V3 दे रखी है, और जो है ये क्या है, ये हमारे पास L है, तो L के स्नोप पे फर्स्ट वाली यानी V1 दे रखी है, और ये C के स्नोप पे V2 दे रखी है। तो मैं फाइंड करना है कि देन दी वोल्टेज एट सोर्स, जो सोर्स से वोल्टेज निकलेगी वो कितनी होगी, तो सोर्स से वोल्टेज जो निकलेगी वो इन तीनों के नेट के बराबर होगी। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो ये वोल्टेज सोर्स से निकलेगी वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों के जो नेट है उसके बराबर होगी। तो मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ, मुझे पता है कि जो R के स्नोप पे वोल्टेज है इस डायरेक्शन में होती है, हमने कर रखा है, तो ये V3 है गाइस, है ना, और L के स्नोप पे ऊपर की तरफ होती है 90 डिग्री, तो ये है V1 और नीचे V2 है। तो हमें बेसिकली इनका नेट निकालना है, इनका नेट D के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली चेक करते हैं, तो ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन, पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये है ही नहीं, मैं इस सिस्टम को ले लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो या तो V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा, तो आप V1 अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो आप V1 माइनस V2 कर लो या V2 माइनस V1 कर लो, एक ही मतलब है ना। तो मैं कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ V1 बड़ी है, तो V1 माइनस V2 इस डायरेक्शन में आ जाएगी, थोड़ी कम आएगी, है ना, क्योंकि मान के चलो ऊपर कितना लग रहा है 5 लग रहा है, नीचे 3 लग रहा है, तो नेट कितना होगा 5 माइनस 3 2 होगा, वो ऊपर की तरफ 2 होगा ना, ऑब्वियसली को ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये क्या V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2, यानी इन दोनों को हटा के मैं V1 माइनस V2 पर लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर, मैंने V1 माइनस V2 कर दिया। अब ये देखो मेरे को सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो एक तो 90 डिग्री पा रही है ना, तो एक तो V3 आ रही है और V1 माइनस V2 आ रही है, तो इसको जब किसी एंगल पे होते हैं सदिश, तो हम उसको नेट परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो इनके बीच में एंगल तो 90 है, तो cos थीटा वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि cos 90 वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इनका परिणामी क्या आएगा वो मैंने V मान लिया, क्योंकि इसके बराबर ही आएगा, दैट इज A² दैट इज V3 का स्क्वायर प्लस B² V1 माइनस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा की वजह से वो तो जो वो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेट वोल्टेज इसके बराबर आएगी। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
As you can see here in the question number 8 में मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारी थ्योरी लिख रखी थी, लेकिन मैंने थ्योरी लिखने की बजाय आपको डायग्राम के थ्रू समझाना सही समझा। तो फर्स्ट पहली जो लाइन है उसमें लिख रखा है कि एक शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ दे रखा है और उसमें 200 वोल्ट क्या है जो है 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है और उसमें करंट कितनी बह रही है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू बह रही है 5 एम्पियर, यानी आई मैक्स बह रही है 5 एम्पियर, यानी उसके अंदर आई मैक्स कितनी बह रही है 5 एम्पियर। तो बेसिकली सर्किट में कितनी बहेगी, सर्किट में मुझे पता है कि जो आई मैक्स की आरएमएस वैल्यू बहती है, कितनी बहती है आरएमएस वैल्यू बहती है। मैंने बार बार से रिपीट किया है कि जो एसी सर्किट होता है उसमें जो है वोल्टेज भी आरएमएस वैल्यू में आता है और जो करंट है वो भी आरएमएस वैल्यू में ही नापी जाती है। तो इसमें आरएमएस कितनी होगी, वो होगी आई मैक्स बाई √2, तो 5/√2। तो इसमें करंट कितनी बहेगी 5/√2। इस तरीके से। और एक दूसरा परिपथ दे रखा है जो क्या है, जो हमें पता नहीं भाई, परिपथ धारितीय भी हो सकता है या फिर जो है प्रेरक के परिपथ भी हो सकता है, प्योर आर भी हो सकता है, लेकिन इतना कह रखा है कि जो उसमें सोर्स है वो सेम सोर्स है। तो अगर सोर्स सेम है तो वोल्टेज भी उसमें सेम रहेगी और उसके साथ साथ उसमें करंट भी सेम बह रही है, ये कह रखा है। उसमें क्या कह रखा है, जो करंट है वो भी सेम बह रही है। तो इसमें 5/√2 बह रही है, तो इसमें भी 5/√2 एम्पियर बहेगी। गाइस में क्वेश्चन में लिख रखा था आई मैक्स 5 एम्पियर इसमें बह रही है, तो बेसिकली जो करंट नापेगा वो 5/√2 के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो 5/√2 इसमें भी बहेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसको पहचानने के लिए मैं दे रखा है जो धारा है वो क्या है, धारा वो 92 डिग्री पश्चिगामी है। क्या है, पश्चिगामी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो वोल्टेज से 92 डिग्री पीछे। तो मैं पता था जो एल सर्किट होता है, उसमें आई एस होती है और जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री ऊपर होती है। और सी सर्किट में जो है वोल्टेज नीचे की तरफ आती है। अगर सी सर्किट होता मतलब कैपेसिटेंस वाला होता तो वोल्टेज नीचे की तरफ आती है, यानी इसमें धारा ऊपर निकल गई ना, आगे निकल गई है ना, तो 90 डिग्री अग्रगामी होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखा है कि 90 डिग्री पश्चिगामी है, तो यानी इसका मतलब है कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आर जो है एल सर्किट होगा, क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस। तो मैं भी यहां से मिटा के एक बार एल सर्किट जोड़ देता हूँ, कुंडली जोड़ देता हूँ। एक तरह से डायग्राम पे मत जाना, समझ जाना। तो बेसिकली ये एल सर्किट है, ये आर और एल हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रखा है कि जब इन दोनों सर्किट को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं तो उस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा की वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। तो हमें पता है कि इसमें बहने वाली धारा निकाल दूंगा मैं, तो वही वर्ग माध्य मूल मान होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसी सर्किट में जो धारा बहती है वही वर्ग माध्य मूल मान के बराबर ही बहती है। तो बेसिकली पहले हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज आई करंट चाहिए इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, V = I × Z चाहिए, I × Z चाहिए। वोल्टेज दे रखा है, मुझे करंट चाहिए, तो Z के लिए मुझे ये दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए। तो निकालता हूं भाई, कैसे निकालूंगा, तो पहले इससे मैं R निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, V = I × R हो जाएगा। तो V क्या है 200 और I चाहिए मुझे, तो R का नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो सॉरी गाइस, R चाहिए मुझे तो I का डिवाइड कर दूंगा, तो नीचे 5/√2 पर √2 हो जाएगा। तो डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 40√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40√2। तो I की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40√2। तो इधर भी करंट क्या, सॉरी गाइस, I नहीं, R की वैल्यू आई है मेरे पास 40√2 ओम। सो गाइस, अब इसमें भी इसका जो एल ओम है, इसका जो एक्स एल वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो जेड होता है वो क्या होता है √R² प्लस XL - XC का स्क्वायर। इधर XC तो है नहीं, तो सिर्फ XL बचेगा, तो XL का स्क्वायर, ये हमारे पास जेड होगा। तो मेरे पास R तो आ गई, R आ गई, ये आ गई, और उसके बाद मुझे XL और फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से फाइंड करता हूं, तो V = I × XL हो जाएगा, क्योंकि जो ये L का जो सर्किट है, इंडक्टेंस सर्किट है, उसके लिए XL आ जाता है ना। तो 200 = I क्या आ जाएगा 5/√2, दैट इज इनटू XL हो जाएगा। तो XL क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा इससे 200/5/√2, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 40√2 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो XR हमारे पास 40√2 आ गया, XL 40√2 आ गया। इससे मैं Z निकालता हूं, तो Z क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा √R², यानी 40√2 का स्क्वायर। तो 40√2 का स्क्वायर प्लस XL², दैट मीन्स 40√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब इसको मैं करूंगा सॉल्व, तो 40√2 कॉमन आ जाएगा, 40√2 कॉमन आ जाएगा, तो 40√2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 1 + 1 बचेगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इससे पावर ये कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो 40√2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा। तो 40√2 × √2, तो क्या आ जाएगा 40 × 2 हो जाएगा। जैसे बेसिकली ये क्या आ जाएगा 40√2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट में 1 + 1 2, तो रूट और रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो गए, तो पावर मतलब कैसे होता है कि जैसे 40 है और √2 है, यानी 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, बेस से में जुड़ जाएंगी पावर, तो 1/2 + 1/2 1 हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। तो 40 × 2 दैट इज 80 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 80 आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे किया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास RMS वैल्यू आ जाएगी। तो V क्या था हमारे पास 200 था, है ना। इसके लिए मैं इसके लिए अब करंट निकाल रहा हूँ इसके लिए। तो V क्या था 200 = I मुझे फाइंड करनी है, इंटू Z मेरे पास आ गया 80 आ गया।
आगे 80 जब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, जब कैंसिल आउट करूंगा तो ये जगह 8 का करूंगा तो 4 2 जा 8, 4 5 जा, दैट मीन्स 5/2 एम्पियर। क्या आ जाएगी, 5/2 एम्पियर आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे अभी तो ये करंट निकाली, आरएमएस वैल्यू निकाली, तो मैंने बताया था कि इसमें मैं सर्किट में प्रवाहित कर रहा था धारा, तो मैंने अपने आप ही आरएमएस वैल्यू ले ली थी। और हमेशा पता है कि जो करंट जो सर्किट होता है उसमें जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आरएमएस में ही आती है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/2 एम्पियर। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ में आया कमेंट करके बता दीजिए। सो गाइज, आपको ये सेशन कैसा लगा मैं कमेंट करके बता दीजिए। हमने लगातार आपकी प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको, बस मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जो भी क्वेरी है वो हमें टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। उसका जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है @onlinestudy4u के नाम से है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।